जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट, जो कि आपका कोर्स टाइटल है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, इसका महासंग्राम रिवीजन क्लास सेकंड देखेंगे। फर्स्ट हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट्स दिया जाता है, जिससे आप रिवीजन कर सकें अच्छे से। यहाँ पर अच्छे से समझ कर वहाँ पर जब आप रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी, इसलिए नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन जो भी लिंक दिया है ओपन करने में दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें यूनिक ज्ञान, आपको जो है चैनल देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, जिस पे आपको सभी प्रकार के नोट्स क्लासेस दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? भ्रंशन किसे कहते हैं? जब किसी एक स्थान पर संकुचन होता है तो दूसरे स्थान पर तनाव होता है। जैसे कि इनका कहना है कि कोई भी भूमि है, जैसे किसी एक स्थान पर संकुचन हो रहा है तो दूसरी स्थान पर तनाव हमें देखने को मिलता है। जब खिंचाव बहुत तीव्र होता है तो भूपटल के शैलें मुड़ने के साथ टूट भी जाती हैं। अतः खिंचाव की शक्तियों से वलय बनते हैं और तनाव से दरारें या जोत बन जाती हैं। कठोर शैल मुड़ने के स्थान पर चटक जाते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रंशन कहते हैं। टूटने के तल को हम क्या कहते हैं? भ्रंश तल कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न, संवहन तरंग सिद्धांत क्या होता है? जो कि किसने दिया हुआ है? आर्थर होम्स महोदय ने दिया हुआ है। कौन सा सिद्धांत? संवहन तरंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन उन्होंने 1928 से 29 ईस्वी में स्थलाकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के हेतु किया हुआ था। जो स्थलाकृति की उत्पत्ति है उनमें विभिन्न समस्याएं उनको समझने में जो आ रही थी, उसको समझने हेतु किसने? आर्थर होम्स ने। कब? 1928 से 29 के मध्य इसका प्रतिपादन किया हुआ था। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया था। कौन कौन से? जो कि ऊपरी मंडल होती है उसे क्रस्ट या पपड़ी उन्होंने नाम दिया, और निचले मंडल को उन्होंने आधा स्तर का नाम दिया हुआ था। महाद्वीपों तथा महासागरों दोनों के नीचे संवहनी तरंगों की उत्पत्ति होती है, परंतु महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली संवहनी जो तरंगें होती हैं अधिक वेगवती होती हैं, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। संवहन तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है तथा ये उत्पत्ति केंद्र जो है परिवर्तित होते रहते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही संवाहु जो तरंगे हैं, जब जलमग्न तट के नीचे मिलकर मुड़ती हैं तो संपीड़न के कार्य से इस भाग का क्या हो जाता है? अवतलन होता है तथा इसे भूसन्नति का निर्माण होता है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, दिए गए नोट से रिविजन करिए, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, जो कि है विभंग एवं भ्रंश से क्या तात्पर्य है? अर्थात विभंग क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, यह हमें समझना है। जब तनाव द्वारा भूतल पर चट्टानों का प्रभाव तो पड़े किंतु उससे चट्टानों का स्थान परिवर्तन नहीं हो, अर्थात भू संचलन नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है? विभंग कहा जाता है। किंतु जब विभंग तल के सहारे चट्टानों में स्थान परिवर्तन होने लगता है और विभंग एवं चटक या दरार का प्रभाव गहराई तक होता है, तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रंश या भ्रंशन कहा जाता है। यह हमने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आकार जनक प्रदेश क्या होता है? आकार जनक प्रदेश से क्या तात्पर्य होता है? संरचना निकासी प्रदेश अथवा आकार जनक प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जिसमें एक निश्चित जलवायु दशाओं के समूह के अंतर्गत सर्वप्रधान प्राकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों को ऐसा विशिष्ट लक्षण प्रदान करता है जिससे वह क्षेत्र विशेष उससे भिन्न जलवायु स्थितियों के अंतर्गत विकसित दूसरे स्थल रूप वाले क्षेत्रों से भिन्न होता है। अर्थात वहाँ की जो जलवायु स्थिति होती है वह विभिन्न होती है और विशेष होती है। कहाँ की? आकार जनक प्रदेश की। अगला प्रश्न इसी में थार्नबरी के अनुसार जो आकार जनक प्रदेश है, उन्होंने कहा है कि आकार जनक प्रदेश एक ऐसी संकल्पना है जो जलवायु दशाओं के एक निश्चित समूह के अंतर्गत कोई विशेष प्राकृतिक प्रक्रम जो है सर्वप्रधान रहेगा और वही उस क्षेत्र के भूदृश्य को एक विशिष्ट लक्षण प्रदान करेगा। इससे वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों जिनका विकास विभिन्न जलवायु दशाओं में हुआ है से अलग होगा। अर्थात वह किसी एक विशिष्ट जलवायु से उसका विकास हुआ रहेगा, अन्य जो क्षेत्र रहेंगे वह विकसित तो हुए रहेंगे, वो अलग जो है वो जलवायु दशाओं में विकसित हुए रहेंगे और जो कि अलग दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वायुमंडल की
किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जो हमारा वायुमंडल है वह गैस से बना होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जल के कण होते हैं, उसमें धूल कण होते हैं। इन तीनों चीज़ से मिलकर वायुमंडल हमारी बनी होती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं। तो वायुमंडल की कुल मिलाकर 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ये 5 मंडल हमारे 5 परतें वायुमंडल की होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अगला प्रश्न हम देखेंगे भ्रंश से बनी स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं। भ्रंश से बनी स्थलाकृतियाँ जो है जैसे कि ब्लॉक जिसे हम भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं, भ्रंश या धरार घाटी जिसे कहते हैं, भ्रंश कगार, ये तीनों स्थलाकृतियाँ जो हैं भ्रंश से बनी हुई होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे छत्रक शिला से क्या आशय है। जब वायु तीव्र गति से बहती है तो उसमें रेत के भारी कण नीचे रहते हैं जबकि क्रमशः हल्के कण ऊपर उड़ जाते हैं। अतः चट्टानों के निचले भागों में अपरदन ऊपरी भागों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई भी चट्टान है उसमें निचले भागों में अपरदन जो है वह ऊपरी भागों की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। जिसमें चट्टानों के नीचे का भाग कटकर संकीर्ण हो जाता है और ऊपरी भाग जो है चौड़ा रह जाता है। आकार में छतरी के समान होने के कारण इसे छत्रक शिला कहा जाता है। जैसे कि ये चट्टान है, मान लीजिए ये चट्टान है और यहाँ से नीचे नीचे धीरे धीरे यहाँ पर अपरदन होता होता ऐसे छतरी का आकार बन जाता है, इसे ही छत्रक शिला कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है भ्रंश घाटी से क्या तात्पर्य। भ्रंश घाटी जिसे हम दरार घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं उसके निर्माण में 2 समानांतर प्रायः अंश अत्यधिक दूरी पर विकसित होते हैं। इनके बीच का भाग नीचे फंस जाता है, इसी नीचे फंसे भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे कि ये कोई भाग है, यहाँ पर 2 अलग अलग भाग जो है वह विकसित हो जाता है परंतु यह भाग जो है नीचे फंस जाता है और यही क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी कहलाता है। अधिकांशतः ये घाटियाँ जो हैं अधिक सक्रिय तथा पर्याप्त गहरी होती हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? इजराइल व जॉर्डन से शुरू होती है जो लाल सागर होकर पूर्वी अफ्रीका के ऊंचे पठारी भागों की पश्चिमी सीमा पर जाम्बिया तक लगभग 4500 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई होती है। अगला हम प्रश्न देखेंगे कंदराय किसे कहते हैं। जैसे कि जो चूने की सैल होती है, चून की परत अर्थात सैल का मतलब क्या होता है? परत। चूने की जो परत होती है उसके नीचे अपारगम्य सैल है, मतलब जिसमें कोई रास्ता ना हो, जहाँ से कोई कुछ जल जा ही ना पाए, जल प्रवाहित हो ना पाए, वो अपारगम्य सैलें होती हैं। अपारगम्य सैल तक पहुंचकर भूमिगत जल क्षैतिज मार्ग से ढाल के बहने लगता है और जिसके कारण अपारगम्य जो आगे देखेंगे हम, जिसके कारण अपारगम्य सैल के ऊपर जो पारगम्य सैल है उसमें भूमिगत नाले बन जाते हैं, इन्हें कंदरा कहा जाता है। जैसे कि जो कि चूने की सैल है उसके नीचे एक अपारगम्य परत है और उसके ऊपर एक पारगम्य जो है परत है और इसी में भूमिगत जल जो है वह प्रवाहित होने लगता है और प्रवाहित होते होते जो है क्या बना लेता है? नाला बना लेता है और इसे ही क्या कहा जाता है? कंदरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 2 अपरदनात्मक भू आकृतियाँ बताइए। पहला लेपीज जो कि अपरदनात्मक भू आकृति है, दूसरा घोल रंध्र या घोल छिद्र जिसे कहते हैं वह भी अपरदनात्मक भू आकृति है। अगला प्रश्न क्या है? हिमोड़ किसे कहते हैं। हिमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नदी विसर्प किसे कहते हैं। नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर घुमावदार मार्गों पर प्रवाहित होती हैं जिससे मार्ग में घुमावदार मोड़ पड़ जाते हैं। नदी के इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है। जैसे कि जो नदी होती है वो ऐसे सीधे नहीं चलती है, उसमें घुमावदार मोड़ पाए जाते हैं ऐसे ऐसे करके और इसी आकृति का जो निर्माण करती है मोड़ पर जो बनता है इसे ही नदी विसर्प कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात में जल ऊपर से नीचे गिरता है। जब नदी घाटी की मुलायम शैलें कट जाती हैं तो कठोर शैलें रह जाती हैं तो नदी के मार्ग में जलप्रपात बन जाता है। अगला हम जैसे कि वाटरफॉल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जैसे कि ये पानी ऊंचाई से नीचे गिरता रहता है तो यहाँ की जब चट्टानें ये जो मुलायम चट्टानें होती हैं कट जाती हैं तो कठोर चट्टानों से धीरे धीरे वो पानी हमेशा गिरता रहता है। अगला प्रश्न हमारा अपरदन से क्या आशय है। पृथ्वी के भूपृष्ठ को बहिर्जात बलों द्वारा काटा छाटा जाता है। काट छाट की
क्रिया जो होती है वही अपर्दन कहलाती है। बहुत ही साधारण भाषा में हर एक प्रश्न को आपको समझाया जा रहा है। बस आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और नोट्स जो दिया गया है रिवीजन अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो के बाद अवेलेबल करा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भूपृष्ठ पर अपरदन के प्रकार बताइए। भूपृष्ठ पर अपरदन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है रासायनिक अथवा संरक्षण, दूसरा है भौतिक अपव्यय तथा अपघर्षण जिसे कहते हैं। अगला हम देखेंगे नदी अपहरण क्या होता है। जब एक नदी दूसरी नदी के जल का अपहरण कर लेती है तो उसे नदी अपहरण कहा जाता है। बहुत ही आसान है यह। जब एक नदी का जल जो है दूसरे नदी के जल का अपहरण कर लेता है तो उसे ही नदी अपहरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे डेल्टा के प्रकार बताइए। डेल्टा के प्रकार जो है जैसे कि चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, अग्रवर्ती डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, रुंडित डेल्टा, पाली युक्त डेल्टा, ये विभिन्न प्रकार के डेल्टा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक अपक्षय से आप क्या आशय है। रासायनिक अपक्षय एक चट्टानी भाग हेतु क्षय के रोग के समान है जो उसे भीतर ही भीतर कमजोर करता रहता है। वर्षा ऋतु में लोहे पर जंग लगना, चट्टानों पर काली तथा पीले रंग के धब्बे इत्यादि रासायनिक अपक्षय हैं। जैसे कि जो लोहा होता है जब उस पर पानी पड़ जाता है वर्षा में तो उस पर जंग लग जाता है और रासायनिक क्रिया करके जल से वह जो उसका जो ऊपरी परत है धीरे धीरे खराब होने लगता है और वह अपक्षय अर्थात टूटकर उसमें से गिरने लगता है। तो उसी प्रकार चट्टानों में भी जब काली पीले रंग के कुछ धब्बे पड़ जाते हैं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तो वह कट कर धीरे धीरे अपरदित अपक्षय हो जाता है, उसका वही रासायनिक अपक्षय कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन क्रिया में अपक्षय तथा अपरदन दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ऊंचे नीचे भागों को बाह्य शक्तियों द्वारा समतल करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनाच्छादन कहलाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेगनर की परिकल्पना स्पष्ट कीजिए। वेगनर की परिकल्पना जो है वह है पूरा जीव महाकल्प में संपूर्ण महाद्वीप एक दूसरे से संबंधित। इस सम्मिलित महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया गया है और इसके आसपास एक विशाल महासागर था जिसे प्रशांत महासागर या पैंथालसा नाम दिया गया था। पेंजिया के भाग उथले समुद्रों से घिरे थे। पेंजिया की उत्पत्ति में सियाल का योगदान है। सियाल हल्के पदार्थ है, सीमा जो कि भारी पदार्थ है महासागर के नीचे स्थित है। पेंजिया के बीच में टेथिस सागर नामक एक सकरे सागर की पट्टी फैली हुई है। इस सागर के उत्तर में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया परस्पर संबंधित थे। इस संपूर्ण महाद्वीप को लॉरेशिया और तथा अंगारालैंड नाम दिया गया तथा सागर के दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जो है प्रायद्वीपीय भारत परस्पर संबंधित थे। इस सम्मिलित रूप को गोंडवाना स्थल नाम दिया गया था। यह एक प्रकार से जो वेगनर है उन्होंने परिकल्पना किया हुआ था विभिन्न जो हमारे महाद्वीप हैं, हमारे महासागर हैं, वह किस प्रकार से पाश्चात्य में मतलब पीछे के समय में पास्ट में कैसे रहे होंगे, कैसे उनका धीरे धीरे निर्माण हुआ होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र किसे कहते हैं। डेबिल महोदय के अनुसार अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके द्वारा एक उत्थति भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा अपरदित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कोई भी उठा हुआ भूखंड है वह अपरदन के द्वारा जब धीरे धीरे कटकर आकृति विहीन हो जाता है या फिर समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जितने समय में होता है वही अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, अपरदन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख राशियां जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार, सागर तल में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, ये सभी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आकार मिति को परिभाषित कीजिए। A.N. स्ट्रॉहलर महोदय के अनुसार किसी भी वस्तु चाहे वह पौधा हो या भौतिक जीव के स्वरूप हो के आकार के मापन तथा गणितीय विश्लेषण को आकार मिति कहा जाता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हो या पौधा हो या भौतिक जीव का जो स्वरूप हो उसके आकार के मापन तथा गणितीय विश्लेषण को क्या कहा जाता है, आकार मिति कहा जाता है। ऐसा किसने कहा, A.N. स्ट्रॉहलर ने महोदय ने कहा था। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूतल के किसी भाग की भू आकृतियों के संरूपण की दूरियों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, प्रवणता, क्षेत्रफल आदि आकारों की माप एवं उनका गणितीय विश्लेषण किया जाना ही आकार मिति कहलाता है। और आकार मिति हेतु आवश्यक आंकड़े या तो क्षेत्र में वास्तविक मापन द्वारा भूपत्रक से प्राप्त किए जाते हैं। अगला हम देखेंगे ढाल के तत्वों का
वर्णन कीजिए। यदि किसी पहाड़ी ढाल अथवा सागर तलीय ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि शीर्ष से तली तक ढाल में समरूपता नहीं पाई जाती है। कहीं पर ढाल का आकार उत्तल तथा कहीं पर तीव्र, कहीं पर मंद ढाल तथा कहीं पर अवतल दृष्टिगत होता है। ढाल के इन विशिष्ट अंगों का ढाल का तत्व कहते हैं। मतलब कहीं पर जो है बहुत तेज ढाल होता है, आप ये सब जानते ही होंगे, बस आपने ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह पढ़ने की चीज़ नहीं है, जैसे कि ये चीज़ कि कहीं पर तेज ढाल, कहीं पर मध्यम ढाल, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं। ये सब आपने अपने गांव में रहकर महसूस किया होगा। आगे हम देखेंगे, एक आदर्श पहाड़ी ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे 4 प्रमुख तत्व उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता तथा अवतलता पाए जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक ढाल में चारों तत्व उपस्थित हो ही। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, बहुचक्रीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं? बहुचक्रीय स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न भी आ सकता है इसी के साथ, मतलब या अथवा में आपके बहुचक्रीय स्थलाकृति से क्या समझते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है बहुचक्रीय स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया है जो टाइपिंग करता है। बहुचक्रीय स्थलाकृतियों में कई अपर्दन चक्रों द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। धरातल पर अधिकांश स्थल रूप एक से अधिक चक्र के परिणाम हैं। बहुचक्रीय स्थल रूपों में प्रथम चक्र की अंतिम अवस्था में क्षैतिज कटाव में घाटी जैसी चौड़ी हो जाती है, परंतु उत्थान के कारण पुनर्युवन होने से नदियों के निम्न कटाव की शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे निम्नीकरण द्वारा चौड़ी घाटी के अंदर नई सकरी घाटी का निर्माण हो जाता है और इसे ही द्विचक्रीय घाटी कहा जाता है। इसी तरह कई चक्रों के संपादन के कारण नई नदियों में वेदिकाओं का सृजन होता है, और इस प्रकार से जब कई जो चक्रीय हो जाता है तो वह बहुचक्रीय कहलाता है। अगर हम देखेंगे प्रश्न, एक रूपतावाद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। एक रूपतावाद क्या होता है? एक रूपतावाद की संकल्पना वर्तमान समय में मॉडर्न जियोलॉजी का आधारभूत सिद्धांत है, जिसे एक रूपतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया था। किसने किया था? जो है स्कॉटिश, जो कि एक भूगर्भवेत्ता है, स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन, उन्होंने 1785 ईस्वी में इसका प्रतिपादन, एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। प्लेफेयर ने 1802 ईस्वी में इसका परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया। आगे चलकर चार्ल्स लेल ने इसे अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में स्थान दिया था, परंतु हटन की संकल्पना उपर्युक्त संकल्पना से कुछ भिन्न थी तथा उसमें कुछ मौलिक त्रुटियां भी थी। उदाहरण हेतु उन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे तथा उसी आधार पर प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। उन्होंने कहा था प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, अर्थात वर्तमान समय के भूपटल को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रम कार्यरत हैं वे ही भूत में भी कार्यरत थे। अतः वर्तमान समय के प्रक्रमों तथा स्थलाकृतियों के आधार पर भूत के इतिहास को संवारा जा सकता है। इनका कहने का मतलब था जैसे कि वर्तमान की जो भू आकृतियाँ हैं उसको हम देखकर इतिहास के भू आकृतियों को समझ सकते हैं, और जो इस समय हमारे में एक प्रकार से भूपटल को प्रभावित करने में जो प्रक्रम कार्यरत है वही हमारे जब भूत में इनको प्रक्रम को प्रभावित करने में कार्यरत था। ऐसा किसका कहना है? ऐसा जो विद्वान है उनका कहना है। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर, मानव भू आकृति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक भू आकृतिक प्रक्रमों के कार्य करने के स्वभाव तथा दरों में होने वाले परिवर्तनों की समस्त क्रियाविधियों तथा उनके द्वारा उत्पन्न भू आकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं एवं भौतिक स्थलाकृतियों में होने वाली परिवर्तनों के माध्यम को हम क्या कहते हैं? मानव भू आकृति कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? संसाधन मूल्यांकन, सामाजिक आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के निवारण के लिए भू आकृतिक तकनीकों एवं भू आकृतिक शोध से प्राप्त परिणामों के उपयोग के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्यवहारिक भू आकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र बताइए। व्यवहारिक भू आकारिकी के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि पहला है मानव के आर्थिक कार्यों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र एवं भू आकृतिक तथा पर्यावरणीय प्रक्रमों में परिवर्तन संबंधी अनुसंधान। दूसरा है संसाधन प्रबंधन की समस्या का निवारण।
तीसरा है इस प्रकार के परिवर्तनों में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन तथा उसके निवारण हेतु समुचित उपाय का सुझाव। और चौथा है भू आकृतिक पर्यावरणीय प्रक्रमों के मानव समुदाय के विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनके परिणामों का अध्ययन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 31 नंबर प्रश्न है, भू आकृतिक विज्ञान में लहर तथा प्लेसर से क्या आशय है। लहर क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गम के समय निश्चित लावा के निचलते ढाल की ओर प्रवाह को हम क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। और प्लेसर किसे कहते हैं? भारी धातुओं के मिले जुले जमाव को प्लेसर कहा जाता है, जो रासायनिक अपक्षय तथा अपर्दन के कारण जनित विभिन्न पदार्थों के सामूहिक रूप में एकत्रित हो जाने से बन जाता है। प्लेसर जो है जमाव से बहुमूल्य धातुएं जैसे कि सोना, चांदी आदि यहाँ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पर्यावरण प्रकोप किसे कहते हैं? प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाओं को जिनके द्वारा प्रलय तथा विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पर्यावरण प्रकोप कहलाता है। 33 नंबर प्रश्न है, नगरीय भू आकृति विज्ञान का अर्थ बताइए। नगरीय भू आकृति विज्ञान जो व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान की अभिनव परंतु उपयोगी शाखा है। स्थल रूपों, अभिनव अर्थात नई शाखा है किसकी? व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान की। कौन? नगरीय भू आकृति विज्ञान। स्थल रूपों एवं उनसे संबंधित प्रक्रमों, भू पदार्थों एवं प्रकोपों, नगरीकृत अथवा नगरीकरण के संभावित क्षेत्रों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन हेतु उपयोगी प्रक्रियाओं का अध्ययन कौन करता है? नगरीय भू आकृति विज्ञान करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान की परिभाषा लिखिए। DK जोन्स के अनुसार भूमि उपयोग, संसाधन विदोहन, पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन से संबंधित समस्याओं को समझने एवं निदान के लिए भू आकृतिक विज्ञान के उपयोग को हम व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान कहते हैं। वास्तव में भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के भू आकृतिक शोध को व्यवहारिक समझते हैं, क्योंकि ज्ञान में प्रत्येक प्रगति इस बात का स्पष्ट बोध कराती है कि पृथ्वी कैसे कार्य करती है, और इस तरह हम सभी व्यवहारिक विज्ञानी हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पर्यावरणीय आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक मानव जनित चरम घटनाओं जिनके द्वारा प्रलय तथा विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा रिहायशी क्षेत्रों में धन जन की अपार हानि होती है, वही पर्यावरणीय आपदा कहलाती है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो भी आपदाएं आती हैं वह देखिए प्रलय विनाश की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, और यही क्या होती हैं? पर्यावरणीय आपदा होती हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, भू आकृतिक प्रकोप क्या है? किसी भी तरह के परिवर्तन को, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव जनित, जो स्थल रूपों की भू आकृति स्थिरता को इस तरह प्रभावित करे कि वह जीवधारी हो तो आपदा बन जाए, वही क्या कहलाता है? भू आकृतिक प्रकोप कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण भू आकृति विज्ञान का अर्थ बताइए। प्राकृतिक प्रक्रमों जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया, बाढ़ एवं सूखा, भूमिस्खलन, अपक्षय अपर्दन के प्रक्रम आदि मनुष्य के क्रियाकलापों तथा मानव भूदृश्यों का प्रभाव तथा साथ ही साथ मनुष्य के क्रियाकलापों जैसे कि प्राकृतिक प्रक्रमों का प्रभाव, इन प्रभावों से उत्पन्न होता है ये सभी समस्याएं, और इन समस्याओं तथा उनके निदान के अध्ययन को पर्यावरण भू आकृति विज्ञान हम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आपको वीडियो में बता दिए गए। नेक्स्ट पेपर आपका जो है पेपर 2 पर्यावरण भूगोल आपका लगा हुआ है, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कल से स्टार्ट होगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से लेकर इसका रिवीजन करें और अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।